नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह धुर्वे। मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल ब्लॉग एंड कॉमेडी में आपका स्वागत है। हम आज ऐसे शिक्षक से आपको मिलाएंगे जो भोपाल में महामहिम राज्यपाल जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन उन्होंने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। उस विषय में आपसे हम चर्चा करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बिल्कुल सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। मैं सौरभ कुमार शर्मा, शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा में प्रभारी प्राचार्य के रूप में। मुख्य रूप से मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक भूगोल विषय का हूँ, लेकिन संस्था में वरिष्ठ शिक्षक होने के नाते मैं विगत 10 साल से इस संस्था में प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आपके आने के पहले यह स्कूल कैसा था? सत्र 2015 में 14-15 में मैंने इस संस्था में ज्वाइन किया था। इससे पूर्व में 2009 से लेकर 2014 तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोजरी में था। उसके बाद मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट आया, तब ये मॉडल स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय जो इसी कैंपस में वहाँ लगता था, तो ये दोनों स्कूल एक साथ थे। मॉडल स्कूल के भी प्राचार्य के पद में उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य होते थे। फिर 2014-15 में फिर ये बिल्डिंग तैयार हुई और बैठने की व्यवस्थाएं कम थी, फर्नीचर्स नहीं थे, बहुत सारे ऐसे संसाधन थे। शिक्षकों में मेरे साथ श्री जयप्रकाश यादव सर, यहाँ पे हम दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था और यहाँ पे तब लगभग दर्ज संख्या 248 थी यहाँ पे। और शिक्षकों का सबसे ज़्यादा अभाव था। अतिथि शिक्षकों के माध्यम से फर्नीचर्स, संसाधन की कमी थी। मॉडल स्कूल उस समय रन कर रहा था, ये संस्था 2011 में रन चालू हुई है, तो 2014-15 में 12वीं की पहली बैच थी। सर, आपके हिसाब से एक अच्छे शिक्षक की क्या पहचान? देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है और अच्छा शिक्षक तो वही है जो छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सके। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत बच्चे को किताबी ज्ञान से हटाकर उसका मानसिक, उसका शारीरिक, उसके अंदर स्पिरिचुअल, आपका उसका मनोवैज्ञानिक रूप से उसके अंदर की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसका विकास कर पाए। किताबों और अंकों की दौड़ से उसको निकाल कर, खैर आज की पृष्ठभूमि या आज जो माता पिता तो अंक ही चाहते हैं, लेकिन उनका साथ साथ बच्चे के समस्त रूप से सर्वांगीण विकास कर पाए, वह शिक्षक है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्राचीन काल से ही शिक्षक या गुरु का जो शब्द है सर्वोपरि माना गया है, समाज में लेके हर क्षेत्र में। और अगर हम कई बार ये मान लेते हैं कि जो शिक्षक है वो एक सेवा का अवसर किसी एग्जाम के माध्यम से मिल जाए तो वो शिक्षक बन जाता है, तो शिक्षक का पद तो उसे मिल जाता है, लेकिन वास्तव में शिक्षक या गुरु बनने के लिए उसको अपने बहुत सारे नैतिक मूल्यों को, बहुत सारी बातों को, बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करने के बाद ही एक शिक्षक के जो वास्तविक पद है उसको प्राप्त कर सकता है। जी बिल्कुल। बच्चों को पढ़ाते समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर ध्यान देना पसंद है? जब मैं कक्षा लेता हूँ या जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो सबसे ज्यादा मुझे कक्षा में बैठे हुए छात्रों के अंदर अनुशासन में छात्र है, ये सबसे ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। साथ में अनुशासन के साथ साथ छात्र एकाग्रचित होकर ध्यान दे रहा है, ये भी मायने रखता है। बच्चों के मानसिक स्तर में वह क्या है ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। बच्चा किसी भी स्तर का हो, अगर वो अनुशासित है और सतत मेहनत कर रहा है, एकाग्रता के साथ मेहनत कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा छात्र होके अच्छे परिणाम दे सकता है। क्या आपको लगता है कि आज की शिक्षा पद्धति में बदलाव जरूरी है? शिक्षा पद्धति तो आपको बताएं कि बदल ही रही है। जैसे आप देख रहे हैं नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे डिजिटल इंडिया का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है। तो धीरे धीरे जो रटन विद्या थी और नई
हमारी जो नई शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें भी हमारी सनातन संस्कृति या प्राचीन परंपराओं से लेके जो नई टेक्नोलॉजी एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, प्रौद्योगिकी के साथ जो एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, वो शिक्षा पद्धति में लागू हो रही है। तो नई हमारी शिक्षा पद्धति धीरे धीरे बदल रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे शिक्षाविदों के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सोच है, जो हमारी प्राचीन परंपराओं को और नवीन टेक्नोलॉजी को मिक्स करके हमारे छात्रों का सर्वांगीण विकास कर पाएगा। आपको बता दूं, हमारा वैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, साथ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का सपना ही है कि 2047 तक हम विश्व गुरु बन जाएं। तो हम शिक्षकों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम 2047 के पहले ही विश्व गुरु की स्थिति में आ जाएंगे। जी बिल्कुल। इस प्रकार इस पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया कैसी रही और आपको किन किन उपलब्धियों की वजह से चुना गया है? मैं आपको बता दूं कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान वाला जो चयन प्रक्रिया है, ये 3 स्तरों में होती है। सबसे पहले हम लोगों को हमारी उपलब्धियां, हमारा परीक्षा परिणाम, हमारे द्वारा किए गए संस्था के कार्य को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, जो विमर्श पोर्टल है, उसमें हम लोग को अप्लाई करना होता है। फिर जिला स्तर में एक कमेटी होती है जो जमीनी स्तर से मूल्यांकन करती है। जमीनी स्तर मूल्यांकन होने के बाद उनके द्वारा चुने हुए शिक्षकों जिन्होंने आवेदन किया है, उनमें से उनको संभाग स्तर भेजती है। संभाग स्तर कमेटी के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। संभाग स्तर के बाद उनके द्वारा चुन के राज्य स्तर में भेजा जाता है और राज्य स्तर में फिर उनका प्रेजेंटेशन होता है जो चुने गए लोग हैं, और उसके बाद पूरे मार्किंग सिस्टम एक पॉइंट को लेके एक अंकों के साथ पूरा चयन होता है और फाइनली राज्य स्तर से परिणाम घोषित होने के बाद यह राज्य स्तर में शिक्षकों का सम्मान के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब बच्चों और अभिभावकों से और समाज से सराहना मिलती है तो कैसा अनुभव करते हैं आप? जाहिर सी बात है, मानवीय जीवन सराहना मिलने पे या थोड़ा सा परेशान होने पे, दोनों में अपना रिएक्शन देता है। तो वैसे ही मानवीय जीवन के अनुसार, मानवीय गुण के अनुसार जब समाज से और अपने छात्र से, अपने परिवार से जब सराहना प्राप्त होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ में फिर से एक नई ऊर्जा के साथ और छात्रों के विकास और अपने क्षेत्र में काम करने का एक ऊर्जा नई संचारित होती है, जज्बा आता है। जी, आपको देखने से पता चल रहा है सर कितनी ऊर्जा आपकी में होगी। आप अपने विद्यालय को और बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी पहल कर चुके हैं? मैं अपने विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए, मैंने जैसे बताया 2014-15 में जब आए थे तो यहाँ पे हमारे पास संसाधनों का बहुत अभाव था। धीरे धीरे मॉडल स्कूल को विकसित करने के लिए हम लोगों ने संसाधनों के साथ साथ इसका शैक्षणिक स्तर और इसका वातावरण सुगम है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी शिक्षक या शैक्षणिक संस्था के लिए उसके प्राकृतिक वातावरण बहुत मायने रखता है, क्योंकि और जाहिर सी बात है, हम सब जान ही रहे हैं कि वन जो है जीवन है, तो वैसे ही संस्था का अगर वातावरण प्राकृतिक होगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं कि मेरी संस्था में लगभग 1000 छोटे से लेके बड़े तक पौधे हैं, 300 प्रजातियों के हमारे पास पौधे हैं और हमारा संस्था का वातावरण इतना सुगम्य और रमणीक है। साथ में माँ सरस्वती यहाँ विराजमान है, गणेश जी विराजमान है, विभिन्न हमारे पास ध्यान के लिए हमारे पास गौतम बुद्ध जी की एक बहुत अच्छी चित्रकारी बनाई गई है जो ध्यान अवस्था में है। बच्चों को हम बताते हैं कि ध्यान का क्या महत्व है, ध्यान करने से क्या फायदे हैं, और बहुत सारा ऐसी चीजें धीरे धीरे हम लोगों ने इस संस्था के लिए विकसित किया। और आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय स्तर की, जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो छात्रों के लिए आवश्यक है, एनसीसी हमारे पास है, एनएसएस हमारे पास है, और ये धीरे धीरे करके मेरे साथी जो हैं उन लोगों ने मिलकर इस संस्था में लाया है। एनसीसी हमारे तहसील में शासकीय स्तर में हमको 2022 में प्राप्त हुई है। आज के बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आज के बच्चों को ये आज की समस्या बोले या फिर आज के बच्चों की उपलब्धियां बोले, दोनों को एक साथ समाहित कर सकते हैं। समस्याएं इसलिए क्योंकि आज के बच्चे, जैसे आप सुन रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं भी हो रही हैं,
बच्चे थोड़े से अपनी मूल रास्ते से भटक जाते हैं, उनके अंदर एक्चुअल में कारण ये है कि धैर्य नहीं हो रहा है, पेशेंस छोड़ रहे हैं। उनके अंदर जो हम टेक्नोलॉजी है उसको सही दिशा में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए एआई और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हमारे बच्चे बहुत आगे भी जा रहे हैं। जैसे किसी सब्जेक्ट को लेके ऑनलाइन कोर्स से लेके डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बच्चे तैयारी करके, तो वही बात है ना, हर चीज का प्लस पॉजिटिव साइड भी होता है, हर चीज का नेगेटिव साइड होता है। तो बच्चों को मेरी यही सलाह है कि हर चीज का पॉजिटिव साइड लेके चलें, जरूर आप सफलता प्राप्त करेंगे। और सफलता का आशय सिर्फ अंक नहीं है, सफलता का आशय यह है कि आपका एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई में किस तरह योगदान देना चाहिए? ये आज के समय में मैं देख रहा हूँ, और खासकर शासकीय संस्थाओं में अभिभावकों का बच्चों के छात्रों के प्रति घर में उतना रुझान नहीं होता। तो मेरा यह हर अभिभावक से ये निवेदन है कि संस्था में तो हर शिक्षक अपने कक्षा में हर छात्र को ध्यान देता है, लेकिन वो 100% हर छात्र को उतना ध्यान नहीं दे पाता जितना आप माता पिता होकर घर पे ध्यान दे पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप जब बच्चा स्कूल से घर पहुंचता है तो उनसे जरूर पूछिए कि आज संस्था में क्या हुआ था, उसकी कॉपियों को देखें। साथ में मेरा ये निवेदन है कि उसके किसी भी नकारात्मक चीजों को ही लेकर बच्चों को आक्षेप ना लगाएं, उसका थोड़ा भी किया हुआ कार्य या थोड़ा भी अच्छा किया हुआ कार्य को के प्रति आप उसका उत्साह बढ़ाइए और बच्चे को अगले दिन के लिए पुनः तैयार करें कि अगर उसने कल कुछ नहीं कर पाया तो वो कल फिर अच्छे से कर पाएगा। जी जी। आने वाले समय में स्कूल को लेकर आपके क्या बदलाव? स्कूल को लेके बदलाव तो हम लोग सतत करे जा रहे हैं। हमारा स्टाफ कंधे से कंधा मिला के हमारे लिए और इस संस्था में छात्रों को कार्य करा रहा है, और आगे हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे जो अभी टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर हो जा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल क्लास और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी हमारे पास 100% उपलब्धता नहीं है, तो वो हम विकसित कर पाए। साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में सबसे बड़ी कमी हॉस्टल की थी, लेकिन आपको ये बताते हुए, इस चैनल के बताते हुए कि अभी जो वर्तमान में जो हमें राज्य स्तरीय सम्मान मिला, वहीं पे मुझे हमारे अधिकारीगण से चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हमारे मॉडल स्कूल के हॉस्टल सैंक्शन कर दिए गए। जी जी, बताइए आपको सर। हाँ बिल्कुल, हमारे स्कूल का हॉस्टल सैंक्शन हो गए हैं। जी जी जी। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष कौन सा रहा और आपको उसे कैसे पार किया? संघर्ष तो बहुत सारे रहे मेरी जिंदगी में, और संघर्ष नहीं होता तो सफलताएं का जो स्वाद है वो समझ में नहीं आता है। बहुत सारे संघर्ष हुए। 2011 में मेरे पापा का हमारे साथ नहीं रहना, मेरे छोटे भाई का नहीं रहना उसी समय, और इसी समय बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का आना, और उससे लड़के फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा और सब संघर्षों को अपनी सीढ़ियां माना और उन सीढ़ियों को चढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। और यही चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि जो चीज हम लोग नहीं पा पाए हैं या नहीं हो पाए, मेरी पढ़ाई यहीं पे हुई है, तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे समय में या मुझे या हमारे साथ वालों को जो चीज नहीं मिल पाया, वो चीज हम अपने स्कूल के बच्चों को दे पाए। क्या कोई ऐसा छात्र या घटना है जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे? ऐसी तो मुझे वर्तमान में ऐसी कोई एकदम से घटना याद नहीं आ रही, लेकिन एक बात है कि जब मैं पहली बार बच्चों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लेके जा रहा था, तो पहली बार तो मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, आसमा रांगडाले और केशव, तो इनको दिल्ली विश्वविद्यालय लेके गया एडमिशन करने, और उसके बाद तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सहर्ष उन लोगों ने तैयारी किया और वो दोनों बहुत अच्छी स्थिति में हैं, आगे तैयारी कर रहे हैं। साथ में दूसरी बार जब मेरे बच्चे, जो 3 बच्चे हैं, गंगा, जमुना और सीमा, इनको जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लेके गया था, तो सीमा के घर से मुझे फोन आ रहा था कि नहीं, सीमा का एडमिशन वहां नहीं कर पाएंगे, वो कैसे रह पाएगी, आर्थिक रूप से हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। उस समय मेरे को थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि मैं कैसे, एक तो बच्चियां हैं, आप जानते हैं किशोर अवस्था में बच्चियों को लेके जाना, माता पिता का सपोर्ट लेना, और उस समय सीमा का घर से मना कर देना, फिर उनके बाद मुझे सीमा के लिए घर पे उनको भरोसा दिलाना और समझाना, ये मेरे लिए थोड़ा सा सोचने वाला था। जी जी जी। क्या कोई ऐसा छात्र आपको सफलता के पीछे किस किस के सबसे बड़ा योगदान रहा? इस संस्था
और ये जो आज मुझे उपलब्धि प्राप्त हुई है उसके पीछे इस संस्था के प्रति जिम्मेदार और कंधे से कंधा मिला के और इस शिक्षा के शैक्षिक वातावरण में, चाहे वो एक पौधे की सेवा से लेके छात्रों की सेवा और उनको पौधों को जैसे हमने बड़ा किया वैसे बच्चों को बड़ा, तो इस दोनों चीज में हर वो शख्स जिसने इस संस्था में मॉडल स्कूल में सहयोग प्रदान किया है, उन सभी शख्सों का मैं इस संस्था के प्रति योगदान मानता हूँ। आपके स्कूल में पहले बच्चों की उपस्थिति कितनी थी और अब कितनी है? लड़के ज्यादा हैं या लड़कियां? ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी संस्था में जब हम लोग आए थे तब 248 बच्चे थे, वर्तमान में 652 है और ये बहुत ही हुआ है अच्छा। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे इस साल 652 में हमारे यहाँ 300 छात्र हैं और लगभग 352 छात्राएं हैं। जी जी बिल्कुल। ये ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि लड़कियां उभर के आ रही हैं, अच्छी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो हम अपना जब संस्था के गौरव का जो हमारा सामने बोर्ड लगा हुआ उसमें देखते हैं तो उसमें भी छात्राओं की संख्या हमारे ज्यादा है। हमने अभी जैसे इंटर किया वैसे देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके स्कूल में बच्चों की सीट लिमिट है, फिर भी बहुत ज्यादा बच्चे आपके स्कूल से शिक्षा लेना चाहते हैं, ऐसी क्या खास बात है आपके स्कूल? इस संस्था में मॉडल स्कूल में शासन के अनुसार सीटें तो निर्धारित हैं, लेकिन इस संस्था का रिजल्ट है, इस संस्था का समाज में एक अपना एक अच्छा स्थान है और आप लोगों के माध्यम से ही और दूसरों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि किसी बच्चे का जब प्रवेश सूची में नाम आ जाता है तो वो कितना उत्साहित होता है, कितना खुश होता है कि उसका मॉडल स्कूल में एडमिशन हो गया। वो भी उसके लिए एक उपलब्धि होती है। जैसे मेरे यहाँ 12वीं के बाद एक बच्चे का केंद्रीय विश्वविद्यालय में चयन होने पे वो खुशी प्राप्त होती है, तो वैसे ही एक 8वीं वाले बच्चे का जब चयन सूची में नाम आ जाता है तो उसके लिए भी वही खुशी होती है। तो ये संस्था के द्वारा दिए गए पूर्व परिणाम है जो उनको यहाँ पे आने के लिए उत्साहित करते हैं। सर, आपके स्कूल में एनसीसी भी आ गया है जो बहुत बड़ी बात है। इसे लाने के लिए क्या क्या परेशानी और कितनी मेहनत करना पड़ा? आपको मैं बताऊं कि एनसीसी में जब यहाँ पे आया तो मुझे राष्ट्र के लिए छात्रों के दिशा निर्देश के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवा एनएसएस होना और एनसीसी होना मुझे बहुत ज़्यादा एक इच्छा थी कि ये दोनों चीज़ मेरी संस्था में हो। एनएसएस के लिए जबलपुर से मुझे 2-3 बार में ही प्राप्त हो गई थी, लेकिन एनसीसी और वो भी फ्री एनसीसी, बिना किसी छात्रों को किसी भी स्तर का जो शुल्क है पटाना ना पड़े, ऐसी एनसीसी के लिए मैं सबसे पहले बालाघाट एनसीसी कार्यालय गया और कार्यालय से लगभग मेरा 2.5 साल का नाता रहा। लगभग मैं तकरीबन 20 से 25 बार उस कार्यालय के चक्कर लगाया होऊंगा। खैर, उनके द्वारा बताया गया कि कई वेटिंग में है, तकरीबन 20 से 25 स्कूल वेटिंग में है और फ्री एनसीसी के लिए इसमें मैं आपको बताऊं कि उस समय जो सीओ श्री रवि सर थे उनका बहुत योगदान रहा। साथ में हमारे एसडीएम श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा सर थे, उनने एक इस क्षेत्र के जनजाति क्षेत्र होने के साथ साथ इन बच्चों का भटकाव ना हो इसके लिए भी बहुत मदद की थी, तो मुझे इस संस्था का एनसीसी प्राप्त हुआ। जी जी सर, स्कूल की स्थिति और छात्रों की स्थिति बेहतर हो रही है, फिर भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आप और यह जानते हैं कि छात्र सफर करते हैं, इसके लिए आपके क्या प्लान है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है जो पिछले विगत 10 सालों से मैंने देखा है और मैं भी यहीं का पढ़ा हूँ, तो मुझे ये पता है कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जनजाति क्षेत्र के हैं। धीरे धीरे हम लोग आर्थिक रूप से सफल हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मेरे यहाँ सोनगुड्डा, डाबरी, पाथरी और तकरीबन 100 किलोमीटर रेडियस के बच्चे प्रवेश लेते हैं, लेकिन जनजाति क्षेत्र में से जो बच्चे आते हैं और जिनके अंदर प्रतिभा बहुत अच्छी होती है लेकिन आर्थिक रूप से वो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो 12वीं के बाद जो शासन से प्राप्त होने वाले 25,000 लैपटॉप की योजना है, ये बच्चों के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। बच्चे इंतजार करते हैं मेरे कि 12वीं के बाद जैसे ही उनकी 25,000 आएंगे तो उनकी फीस और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो ये मैंने देखा है। और कहीं ना कहीं मेरे साथियों के साथ हम लोग अभी तक जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में जा रहे थे सब जा रहे थे और उनके पालक लोग पूरी मेहनत करके उनको पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ मेरे साथी लोग हैं, हमारे साथ में हमारे जो पुराने बच्चे हैं, केशव मरकाम है, हमारे यहाँ राम है, लक्ष्मण है, छवि है और मेरे दोस्त लोग हैं, हम लोग सब एक प्लान कर रहे हैं कि क्यों ना हम ऐसे एक भूखंड ले लें या एक जमीन का स्तर बनाए। मतलब हम लोग का प्लान चल रहा है कि एक दिन मिलकर सब लोग हम लोग समूह के साथ एक जमीन लें और उसमें हम कृषि करें।
कृषि का भी तरीका ऐसा हो कि बिल्कुल हम लोग जैविक खेती की तरफ बढ़ें और उसके बाद उसका जो उत्पादन होगा उसका 50% हम इस संस्था के, और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन प्रतिभावान हैं उनको पढ़ाई के लिए और अग्रसर करें। साथ में एक जैविक खेती होगी तो हम लोग उसको, और भी बहुत बड़ा प्लान है कि उसके बाद डेयरी और ये और बहुत सारे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वो बच्चे जिनके अंदर प्रतिभा है लेकिन वो आर्थिक रूप से सोच में पड़ जाते हैं, तो ये आर्थिक रूप से कमी उनको मुश्किल मना कर सकें। तो हमारी पूरी टीम तैयार हो रही है। हमारे जो बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, मेरे साथ वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, ये सब बिल्कुल तैयार हैं और धीरे से हम 1-2 साल में भी ये कोशिश कर लेंगे। सर अभी ब्लॉक स्तर में बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए जो ट्रॉफी और पैसे दिए जा रहे हैं, जी वो आपकी संस्था से कितने लोग? हाँ, ये आपको बताऊं कि हमारे तहसील में, बिरसा तहसील में एक हमारे यहाँ स्कॉलरशिप चालू की है हमारे यहाँ उजियार संयाम जी ने, जो सरपंच हैं सुरवाई के, और उनके परिवार ने, कि इस तहसील में कक्षा 12वीं में जो प्रथम आता है, कक्षा 10वीं में जो 12वीं में प्रथम आता है उसको 12,000, कक्षा 10वीं में जो प्रथम आता है उसको 10,000 और कक्षा 8वीं में जो प्रथम आता है उसको 8,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो इस साल हमारी संस्था से कक्षा 12वीं का छात्र धारिन मेरा भी प्रथम आया था, उसे 12,000 प्राप्त हुआ, और साथ में कक्षा 10वीं में हमारे यहाँ महिमा आई थी तो उसको 10,000 प्राप्त हुआ। तो ये इस बार जो 3 जो उनके द्वारा रखे गए प्रशस्ति थी, उनके द्वारा जो प्रोत्साहन रखा गया था उसमें से 2 प्रोत्साहन हमारी संस्था को ही प्राप्त हुआ है। सर अगली बार की आप बच्चों को क्या बताना चाहिए? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो तीनों पुरस्कार हैं वो हम बिल्कुल मेहनत करेंगे। साथ में हम इस साल मेरिट कम मींस के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हमारा स्टाफ बहुत अच्छे से लगा है, ताकि जो मेरिट कम मींस जो 8वीं वाले छात्र हैं उनको अगले 4 साल तक 12,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो सभी स्कॉलरशिप वाले क्षेत्र जो बच्चों को आगे पढ़ने में मदद करें उस पर हम काम करेंगे। जी। सर हमें सुनने में मिला है कि यहाँ लाइब्रेरी गर्ल्स के लिए बनाया गया है। बिल्कुल इसमें किसके द्वारा इसको? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी तो बनी हुई थी और बच्चे पढ़ते थे, लेकिन हमें तत्कालीन हमारे यहाँ एसडीएम सर आए, सीआरपी गुप्ता सर, और उनका भी लाइब्रेरी और बच्चों को और शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में बहुत सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा ही हमारे संस्था में विजिट किया गया और देखा कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी तो है और पिंक लाइब्रेरी है हमारे उसका, तो और बच्चियों को, हमारी बच्चियों ने डिमांड की कि हमको स्कूल के अलावा भी दूसरे समय में पढ़ाई के लिए समय मिले, तो उनके द्वारा हमारी संस्था की लाइब्रेरी को पिंक लाइब्रेरी या गर्ल्स स्पेशल लाइब्रेरी, गर्ल्स स्पेशल थी और नाम पिंक लाइब्रेरी दिया गया, और उसमें सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 7 बजे तक उन स्कूल समय को छोड़कर सभी क्षेत्र की बालिकाओं के लिए पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, और जिसमें जो बच्चियां हैं, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे हॉस्टल की हो, या क्षेत्र की वो बच्चियां जो आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रही हैं, उनके लिए बिल्कुल एक सुरक्षा के साथ सुव्यवस्थित व्यवस्था है, ताकि वो यहाँ पे सुबह 7 से 10 और शाम को 5 से 7 बजे तक पढ़ सकती हैं। ये बिल्कुल छात्राओं के लिए रिजर्व होगा, इस समय कोई भी छात्र नहीं होगा। और साथ में कंपटीशन की बुक्स, कुछ बुक्स हमारे पास नहीं थी तो एसडीएम महोदय के द्वारा प्रदान की गई है, और साथ में एक स्मार्ट बोर्ड या फिर इंटरेक्टिव पैनल जो बोलते हैं, एक वो भी प्रदान करने की बात की गई है, तो जिससे डिजिटल और कंपटीशन की तैयारी हो सके। जी। सर हम जैसे आपके स्कूल में प्रवेश करते हैं, एक बोर्ड में हमें दिखता है कि संस्था के गौरव वो नाम है, जनजाति इसमें ज्यादा प्रतिशत से आए हुए। हाँ, ये एक क्या मतलब हमारे संस्था के लिए सौभाग्य की बात। वैसे तो ये जनजातीय क्षेत्र है, और मैं आपको बताऊं कि नक्सल प्रभावित जो अंदर सुदूर जालदा और ऐसे गांव हैं जहां पे आप बालाघाट जिला एक चिन्हांकित होकर हुआ है, लेकिन ये समस्या भी कम हो रही है। लेकिन वहां के बच्चे हमारे यहाँ प्रवेश लेते हैं और उनके अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई है वो यहाँ पे बिल्कुल निखर के आती है। मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ केशव मरकाम 92%, गंगा जमुना 89, 90, 91 ऐसे % वाले बच्चे हैं। तो आज कोई भी जनजाति हो या कोई भी स्तर हो, बच्चे के अंदर प्रतिभा है तो वो अपना यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, और उसको ऐसी पूरी संभावनाएं और उसके पूरे अंदर की जो उसके अंदर की व्यक्तित्व है, उसके अंदर की जो कला है, उसके अंदर की जो क्षमता है, पूरा विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। जी। आपसे इंटरव्यू लेकर बहुत अच्छा लगा सर, इतना ऊर्जावान, और यहाँ के जो संस्था है उसमें अच्छे से पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं। बिल्कुल। जी। मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश के लास्ट बॉर्डर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। जी जी, 10 इसमें किलोमीटर है। एक जी बालाघाट से 100 किलोमीटर दूर जो बिरसा तहसील है, जी तो ये एरिया एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश के एक बालाघाट जिला है जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, जो बिरसा ब्लॉक है, ये एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र के साथ साथ हैं जनजातियाँ ज़्यादा निवासरत हैं। और आपने इसे भोपाल तक इस संस्था को लेके एक छोटे से ग्रामीण से लेके आपने वहाँ तक डंका बजाया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस स्कूल की उपलब्धि जो भोपाल तक गई है, या ये राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के रूप में मुझे या मेरी संस्था को सम्मानित किया गया है, इसके पीछे भी इस जनजाति क्षेत्र के बच्चे हैं और कोई नहीं है। जनजाति क्षेत्र के बच्चे और उनको पढ़ाने वाले हम शिक्षक का ही कारण है कि हमारे स्कूल का आज वहाँ भोपाल स्तर में नाम है। आप पुराना ही उदाहरण दे दूं, लास्ट ईयर का राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान धारेंद्र मेरावी, जो हमारा बच्चा इस साल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है और इस कक्षा 12वीं का छात्र था जनजाति क्षेत्र का, तो निबंध स्तर में प्रथम आया वो। साथ में पिछले साल हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर में आपके चेस शतरंज कंपटीशन में जो प्राइवेट स्कूलों का जिनमें वर्चस्व होता था, उसमें मेरी संस्था का छात्र भविष्य दुम्बे जो कोलकाता गया था, उसका कोच स्टेट रूप से मैं ही बन के गया था। टेबल टेनिस के रूप में हमारे बच्चे राज्य स्तर खेल रहे हैं। तो इतनी बहुत सारी उपलब्धियां इन सब बच्चों की उपलब्धियां हैं, और इस बच्चों की उपलब्धियों के कारण ये संस्था है, और इस संस्था की उपलब्धियों के कारण भोपाल में इसका नाम होता है, इसी कारण सम्मान प्राप्त हुआ है। हमें आपसे इंटरव्यू लेते हुए अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी, आपके संस्था के कर्मचारी, टीचर स्टाफ और यहाँ के बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए हम आपसे विदा लेते हैं, और आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपने भी अपना कीमती समय और हमारी संस्था के लिए जो समय दिया उसके लिए भी आपको धन्यवाद। जी बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद।